वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं आपको कवर कराने वाली हूँ आपके बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स टर्म 1 एंड टर्म 2 के। सबसे पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। ये रिमोट वाला सेल नहीं है, ये वो सेल है जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर बने हुए हैं। ये इतना छोटा होता है कि हमारी आईज से हमें नहीं दिख सकता। तो हम कैसे देखेंगे इसको? हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। बट आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी हेल्प से हम सेल को देख सकते हैं। बट डू यू नो कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? किसने इस सेल को देखा होगा और बताया होगा कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी छोटी सी यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। ये यूनिट छोटी जरूर है बट सारे के सारे लाइफ के प्रोसेसेस अकेले कर सकती है। इसका मतलब हमारी अर्थ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, जो हमारी तरह बहुत सारे सेल से मिलकर नहीं बने हुए। जो एक सेल से बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। वो सारे लिविंग प्रोसेसेस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन से लेकर डाइजेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पावर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के अंदर होते हैं। ये छोटा जरूर होता है बट इसके अंदर जितनी भी मशीन्स डली हुई हैं वो सारा काम करने की टेंडेंसी रखती हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें वही पढ़ना है कि सेल कैसा दिखता है, सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी। तो हम बहुत सारे सेल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी मशीन्स हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। लेट अस इमेजिन दैट सेल इज एक्चुअली अ फैक्ट्री। सेल एक फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं और सेंटर में मैनेजमेंट होती है जो सारे काम को मैनेज कर रही होगी। तो ऐसे ही सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियस, जिसको हम मैनेजमेंट बोल सकते हैं। न्यूक्लियस सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा और बहुत सारी मशीन्स होगी सेल के अंदर। हर मशीन का एक यूनिक फंक्शन होता है और किसी भी एक मशीन को अगर हम हटा देंगे तो सेल काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले सेल को देखा रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने ट्रीज की आउटर मोस्ट लेयर यानी कि जिसको बार्क बोलते हैं उसके अंदर सेल्स को ऑब्जर्व किया और उसका नाम रख दिया सेल्यूले। सेल्यूले एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स यानी कि सेल्स। तो हमारी अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करें तो भी हम बहुत सारे सेल्स जो एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना के जुड़े हुए हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे होते हैं। सो रॉबर्ट हुक वॉज द वन जिन्होंने सेल्स की डिस्कवरी करी। कहानी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है, इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। जस्ट रॉबर्ट हुक के बाद आए थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने इन्हीं सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नाम की डिस्कवरी करी थी। उन्होंने न्यूक्लियस को स्टडी किया एंड देन ही रियलाइज कि उसी के अंदर तो सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद आए थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सेल की और ज्यादा डिस्कवरी करी और इस टाइम उनके पास पहले से अच्छा माइक्रोस्कोप था। एंड देन लेटर ऑन श्लेडिर एंड शॉन, टू साइंटिस्ट जो कि एक बॉटनिस्ट है और एक zoologist है, इन्होंने आके अपनी टर्म्स दी थी कि प्लांट्स भी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और एनिमल्स भी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स वी हैव टू कैटेगरीज। One is unicellular organism and second one is multicellular organism. So as I told you, uni का मतलब होता है one। तो कुछ ऐसे organisms भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। And the other category is multicellular organisms. Multi का मतलब होता है many, यानी कि वो organisms जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। बट सिर्फ सेल्स का ग्रुप मिलकर ही कैटेगरी रुक नहीं जाती है। We have a particular level of organization, यानी कि कुछ organisms हमें ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं, तो कुछ ऐसे मिलेंगे जो ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बना देता है और टिश्यू का ग्रुप मिलकर ऑर्गन बना देता है। ऑर्गन का ग्रुप मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देता है और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर टुगेदर मेक्स अ बॉडी, एनिमल बॉडी और मे बी अ ह्यूमन बॉडी। सो अब आपको समझ आया होगा, सबसे छोटे हो गए सेल्स, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें इसी लेवल पर मिलेंगे। उनका ग्रुप मिलकर बना देता है टिश्यूज, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें टिश्यू लेवल पर मिलेंगे। कुछ में ऑर्गन्स आ जाएंगे, तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो सेल्स के ग्रुप यानी कि टिश्यू, फिर टिश्यू के ग्रुप यानी कि ऑर्गन से मिलकर बने हुए हैं।
देन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स भी तो होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सो मेनी सिस्टम्स आर देयर। यानी कि वो सिस्टम इन्हीं ऑर्गन्स की कलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आ जाएगी पूरी ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बॉडी। और भी हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग सबसे कॉम्प्लेक्स माने गए हैं। और भी एनिमल्स जैसे कि मैमल्स हो गए और वर्टिब्रेट्स हो गए, वो भी इसी लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा टेल मी वन थिंग दैट मेक्स अस यूनिक फ्रॉम अदर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स से कैसे डिफरेंट है? द वर्ड दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉन्शियसनेस। द थिंकिंग पावर दैट वी हैड makes us different from other organisms. So now let's dive into the video and have a deep knowledge of what is cell and what are the different components that cell is working as a factory. The word cell is derived from a Latin word cellula, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे रूम्स या फिर कंपार्टमेंट। यानी कि सेल्यूला एक लैटिन वर्ड है एंड सेल्स का मतलब होता है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, वी आर कंपोज्ड ऑफ 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इतनी तो वैरायटी है हमारे अंदर सेल्स की, एंड ईच इज स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि मेमोरी, जैसे कि साइट, मूवमेंट एंड डाइजेशन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। सो बेसिकली वी हैव 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इसीलिए सेल का नाम है अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Cell is the building block of which all living organisms are composed of. जैसे हम बहुत सारी ब्रिक्स से मिलके एक वॉल बना देते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे सेल्स को कंबाइन करके एक पूरी बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इसकी हम और ज्यादा डिवीजन नहीं कर सकते। सेल लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है एंड ये अकेला सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल्स है कुछ इस तरीके से सेल होगा और उसका जो ग्रुप होगा दैट विल फॉर्म टिश्यूज, एंड टिश्यू का ग्रुप बनाएगा ऑर्गन, एंड ऑर्गन का ग्रुप बनाएगा एक कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद बन जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर एक कंप्लीट बॉडी। अब बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बार्क सेल्स को देखा था, जिसको कॉर्क सेल्स भी बोलते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर उनको दिखे थे ना, वो हनी कॉम्ब की तरह दिखे थे। उन्होंने एक्चुअली सेल नाम रखने से पहले उसको किससे कंपेयर किया था? हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर से कंपेयर किया था। नाउ व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो ट्री होगा उसकी जो ब्राउन वाली स्टेम होती है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना ब्राउन वाली, दैट इज कॉल्ड बार्क। उन्हीं के सेल्स को उन्होंने स्टडी किया था, कॉर्क सेल्स बोलते हैं उसको, और उन सेल्स के जो स्ट्रक्चर उनको दिखे थे वो हनीकॉम्ब जैसे दिखे थे। ही ऑब्जर्व्ड इट थ्रू अ सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप उस टाइम पे था वो आज के माइक्रोस्कोप जैसा नहीं था, बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसकी हेल्प से रॉबर्ट हुक ने उन सेल्स को स्टडी किया था। तो दिस वन इज एक्चुअली द माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, और ये थी वो स्लाइड की पिक्चर जो उनको दिखी थी। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमें छोटे छोटे रूम्स दिख रहे हैं, एंड उसका नाम लैटिन में रखा गया था सेल्यूला। एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। हुक ऑब्जर्व्ड कॉर्क्स हनीकॉम्ब और porous structure. He found porous structure of cork to resemble with the monasteries and called the units cells. And धीरे धीरे फिर उसका नाम सेल्यूला से क्या पड़ गया? सेल्स। He published his work, इनका काम एक बहुत बड़ी बुक जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर भी छपा था, और ये हम 1665 सन की बात कर रहे हैं। सो दिस वाज द माइक्रोस्कोप जो उस जमाने में आया होगा, एंड रॉबर्ट हुक ने ये खुद बनाया था, जिसकी हेल्प से उनको ये वाले पिक्चर मिली थी स्लाइड्स की। उसके बाद आए थे अनदर ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एक्चुअली हम सेल की डिस्कवरी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें साइंटिस्ट के नाम याद रखने होंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी थी। तो रॉबर्ट हुक तो आ गए थे जिन्होंने सेल डिस्कवर किए थे कॉर्क सेल्स के अंदर। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, एंड देन ही डिस्कवर्ड स्पर्म सेल्स ऑफ ह्यूमंस, डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग, फिशेस। तो इन्होंने उसी काम को
आगे कंटिन्यू किया और इन्होंने एनिमल सेल्स के स्पर्म्स को यूज किया था बेसिकली टू कंटिन्यू हिज स्टडी, और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो पुराने वाले माइक्रोस्कोप से एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था। फिर 1838 के अंदर जैकोब मैथियस श्लेडेन नाम के साइंटिस्ट आए थे जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे, यानी कि इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी करी और फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद आए थे थियोडोर श्वान, ये जर्मन के ज़ूलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बताया था दैट ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो यानी कि हम कंबाइन तरीके से बोल सकते हैं दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स वो मिलकर किससे बने हुए हैं, छोटी छोटी यूनिट जिसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। उसके बाद है एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म ओमनिस सेल्यूलई ए सेल्यूला, ये लैटिन लैंग्वेज है और इसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी नए सेल्स बने हैं वो पुराने सेल्स से मिलकर ही बने हुए हैं। द सेल थ्योरी वॉज रिफाइंड फर्दर इन 1855। श्लेडेन एंड श्वान के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था वर्को, और उन्होंने क्या बोला था दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पुराने सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नए सेल्स उन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। नाउ वी विल सी कि क्या क्या मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। जो सबसे पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का, वो क्या कहता है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं एंड सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो सेल के अंदर होती है एंड सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस यू ऑलरेडी नो। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये मेन पॉइंट है सेल थ्योरी का। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली और a new but comes into being only by division of already existing cells। इस लाइन का क्या मतलब है कि कोई भी नया सेल क्रिएट नहीं किया जाता, जो भी सेल्स अब नए बनेंगे वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर बन रहे हैं। यानी कि सबसे पहले एक सेल आया होगा, उस सेल से दो सेल्स बने होंगे एंड देन दे केप्ट ऑन डिवाइडिंग एंड नेवर स्टॉप। ये सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहे और नए सेल्स बन गए। यही सेल थ्योरी है कि हम किसी भी सेल को नया ओरिजिनेट नहीं कर सकते, पुराने सेल्स डिवाइड कर करके ही नए सेल्स बनाते। देन लास्ट पॉइंट क्या कहता है, एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। सारे ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे फिर वो ह्यूमन बॉडी हो या फिर एक अमीबा हो जो कि माइक्रोस्कोपिक है, ये सारे के सारे अपनी लाइफ को हमेशा एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। जब हम भी ह्यूमन बॉडी का भी डेवलपमेंट हो रहा होगा तो सबसे पहले एक सेल बनता है, जब स्पर्म्स और एग्स फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं जो कि एक सिंगल सेल होता है। देन इट डिवाइड्स, वो सिंगल सेल 2 एंड देन 4 में डिवाइड होता है, देन 8 में डिवाइड होता है, 16 में डिवाइड होता है एंड डिवाइड करते करते ही वो बन जाता है एक छोटे से फीटस में। फीटस 9 मंथ्स तक मदर्स बॉडी के अंदर, मदर्स वूम के अंदर होता है एंड देन आफ्टर बर्थ उसकी आगे की डेवलपमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें हेल्प करेंगे सेल के स्ट्रक्चर को देखने में। तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप है ना, वो कौन सा है, ये वाला माइक्रोस्कोप जिसको कंपाउंड या फिर लाइट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो ये आपने अपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, बहुत ही कॉमन माइक्रोस्कोप है। क्या फीचर्स हैं इसके, इसके अंदर बहुत सारे लेंसेज जुड़े हुए होते हैं और जो मैग्निफिकेशन मिलता है वो 300 से 1500 टाइम्स का मैग्निफिकेशन दिखता है। मतलब जो भी आप देख रहे हैं वो कितना ज्यादा बड़े हमें दिख सकता है, 300 से लेकर 1500 टाइम्स तक इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिख सकता है। इसमें ग्लास लेंसेज यूज होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ग्लासेस की हेल्प से ही आप इसको देख रहे होते हो। उसके बाद इट ऑल्सो यूजेज अ बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या कोई भी चीज देखने के लिए हमें इसको लाइट में रखना होता है, किसी एंगल पर सेट करना होता है एंड इसके अंदर इंटरनल वैक्यूम की जरूरत नहीं है। तो फिर कौन से ऐसे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनके अंदर इंटरनल वैक्यूम की जरूरत पड़ती है, इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा लेवल का मैग्निफिकेशन देते हैं। हम स्कूल लेवल पे इसको यूज नहीं करते हैं, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और जहाँ पर रिसर्च वर्क हो रहा होता है वहां पर यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करके मैग्निफिकेशन दिखाता है। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट यूजेस वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करता है, अभी आपने पढ़ा, एंड इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन्स की बीम की हेल्प से ये काम करेगा
लाइट की हेल्प से ही काम नहीं करेगा, जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे थे। इसके अंदर इंटरनल वैक्यूम भी लगा हुआ होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी हेल्प से हम सेल्स की स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने अनियन को ध्यान से देखा होगा तो अनियन के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सा एक पील निकलता है जो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। जब हम उसको निकालेंगे और अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसका एक छोटा सा पीस रखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा। पीस रखने से पहले हमें एक स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, उसको स्टेन करना होता है, यानी कि उसके अंदर कलर डालना होता है ताकि वो हमें लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इजीली दिख सके। जब हम उसके अंदर कलर डाल देते हैं और सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को कर लेते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखने वाला है। ये रियल इमेज नहीं है बट सेल्स कुछ इसी तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होंगे इसके अंदर। ये सारे आपको जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना सेल्स है, और इसके अंदर जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए को कैरी करता है। सो अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हमें बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ही वाज द वन जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और प्लांट सेल्स के अंदर इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। 1839 के अंदर देयर वाज अ टर्म जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आपने देख लिया, आपको पता है सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उसके बाद सेल के अंदर ना एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है, वो जेली जैसे सब्सटेंस को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये टर्म दी थी पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो आपको सेल दिख रहा है ना, इसके अंदर ये सारा जो जेली जैसा कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर ही सारी मशीन्स इनबिल्ट होंगी और सारी चीजें उसी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होंगी। बट द होल कंटेंट इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। 1839 में उन्होंने ये टर्म दी थी। इट इज द लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। द कंटेंट्स ऑफ अ लिविंग सेल व्हिच आर कंटेन्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसका जो कंटेंट होता है, सेंटर में न्यूक्लियस का कंटेंट हुआ और यहाँ पर जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज cytoplasm basically. Let me repeat for you. If this is the whole cell, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस होगा, लिविंग सब्सटेंस जो होगा, फ्लूइड सब्सटेंस जो होगा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो बाहर की तरफ सारा सब्सटेंस होगा उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टुगेदर फॉर्म्स प्रोटोप्लाज्म। यानी कि पूरे सेल के अंदर जो सारी चीजें होंगी उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे और जो न्यूक्लियस के बाहर है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर, क्योंकि आगे हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। Here we have two different microscopes for you. This one is the compound microscope और ये है सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप जो 1665 में यूज हुआ था जब सबसे पहले उन्होंने सेल्स देखे थे। उसके बाद यहीं पर आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिस पिक्चर से आपका चैप्टर एनसीईआरटी में स्टार्ट हो रहा होता है। इसके बेसिक हम जो लेबलिंग है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है आई पीस, जिसकी हेल्प से आप देखते हो कि आपने जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी स्लाइड रखी है वो उसकी पिक्चर आपको इसी आई पीस से दिखेगी। उसके बाद यहाँ पर हो गई इसकी बॉडी ट्यूब एंड यहाँ पर एडजस्टमेंट नोब होता है जिसकी हेल्प से आपको सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर एक बड़ा नोब होगा, यहाँ एक छोटा नोब होगा। उसके बाद ये जो आपको प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कंडेंसर के ऊपर, यहीं पर आप अपनी स्लाइड्स को रखते हो। और ये जो आपको 3 अलग अलग नोजल्स दिख रही हैं, रिवॉल्विंग नोज पीस जिसको बोलते हैं, दीज आर एक्चुअली लेंसेज जो कि अलग अलग पावर्स के होते हैं और आप इसको रोटेट करके एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ होता है जिसके ऊपर आपको लाइट को सेट करना होता है। रिफ्लेक्शन की हेल्प से आपको यहाँ पर जो भी इमेज दिख रही होगी माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिख जाती है। एंड दिस इज सिंपली इंक्लाइनेशन जॉइंट जिसको हम ज्यादा छेड़ते नहीं है। मेन है यहाँ पर मिरर और यहाँ पर जब आप स्लाइड रखते हो ये 3 लेंसेज और ये हो गया आई पीस। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म, जीन क्या होता है। जीन एक डिस्टिंक्ट यूनिट है जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक्चुअली।
सो एज यू रिमेंबर, यहाँ पर एक हमारे पास सेल हो गया और सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से एक थ्रेड जैसा सब्सटेंस कैरी करके रखता है। जब हमने इसको और ज्यादा डिटेल में देखा कि ये जो थ्रेड जैसा सब्सटेंस है ये कैसा है, तो इसको जब हम खोल देंगे तो डबल थ्रेड वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला कुछ इस तरीके से। और ये जो डबल थ्रेड वाला स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को बोलते हैं डीएनए, विच स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि जेनेटिक कंटेंट है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ था। तो बैक टू द स्ट्रक्चर, दिस इज डबल कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको डीएनए बोलते हैं। इसके ऊपर आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स दिखेंगे जिनको हम जीन्स बोलते हैं। तो हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो भी फिजिकल कैरेक्टर्स या जिस तरीके भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं वो जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर हम हमारी हाइट की बात करें, हमारे कॉम्प्लेक्शन की बात करें, हमारे हेयर कलर की बात करें या फिर आई कलर की बात करें, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, जो कि कहाँ लोकेटेड है? डीएनए के ऊपर लोकेटेड है। अब हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। इट इज अ डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो ये आगे कैरी ऑन होता है, पेरेंट से ही आए हैं हमारे अंदर जीन्स। सबसे पहले रहा होगा ये फादर का डीएनए जो उनके स्पर्म सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये रहा होगा मदर का डीएनए जो उनके एग सेल के न्यूक्लियस के अंदर होगा। फिर ये डीएनए एक्चुअली सेपरेट हो जाएगा। ये फादर वाला डीएनए था जो सेपरेट हो गया और ये वाला था मदर वाला डीएनए जो कुछ इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। अब जब दोनों डीएनए कंबाइन करेंगे ना, तो कोई भी मदर का थ्रेड कोई भी फादर का थ्रेड मिक्स होकर नया वाला डीएनए बना देंगे। सो इस तरीके से काम करता है डीएनए। ये हो गया फादर का, ये था मदर का, ये दोनों सेपरेट हुए। यहाँ पर ये मदर का डीएनए सेपरेट हुआ। अब कोई भी थ्रेड किसी भी थ्रेड के साथ कंबाइन करके नया डीएनए बनाता है। नए ऑर्गेनिज्म का, नए बेबी का जो डीएनए बनेगा वो दोनों के डीएनए के हाफ हाफ थ्रेड से मिलकर बन जाता है। गेटिंग बैक टू दिस, ये जो जीन्स थे जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट थे वो इनहेरिट होते यानी कि पास ऑन होते फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड डिटरमाइंस एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो भी हमारे ट्रेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, कितने सारे फीचर्स होते हैं ना हमारे अंदर जो हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ जीन्स जो हमारे अंदर उनसे ही आए हैं। तो यही लिखा हुआ है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें साफ देखने को मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जीन्स हैव टू कैरी कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं पेरेंट्स से बेबीज तक, नेक्स्ट जनरेशन तक। So the children remain exactly like their parents. That is why we look very similar to our parents. Siblings जो होते हैं उनके faces या उनकी characteristics मिल रही होती हैं। पेरेंट्स से हम कितने ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कितने ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी कि जो डीएनए हमारे अंदर आया है वो हमारे पेरेंट्स से मिलकर ही आया हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, अ जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बट समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ RNA molecules as observed in tobacco mosaic virus। तो डीएनए तो आपको समझ आ गया होगा कि डबल कॉइल स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसी का जो डबल थ्रेड है, अगर हम बोलें कि सिंगल थ्रेड भी एग्जिस्ट करता है तो उसको हम RNA बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RNA? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डबल थ्रेडेड होता है, RNA is actually single threaded. Most of the organisms have DNA, but sometimes कुछ organisms के अंदर RNA भी exist करता है, जैसे कि वायरस जिसका नाम है टोबैको मोसेक वायरस, TMV जिसको बोलते हैं। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, बट अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ हेडिंग है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अंदर सेल है या नहीं है।
देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, इट इज एक्चुअली अ वायरस। वायरस थोड़े से स्पेशल केसेस हैं। वायरस ना ही लिविंग कैटेगरी में आते हैं, ना ही नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं। द रीजन बीइंग कि वायरस को अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए हमेशा एक होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बैक्टीरिया जहां भी होगा वहां पर अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करेगा, बट वायरस ऐसा नहीं करता। वायरस को हमेशा एक दूसरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी जिसके अंदर एंटर करके वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करता है। इसीलिए हम वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग किसी में भी कैटेगराइज नहीं करते हैं, एंड उसका स्पेशल नाम है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सारे सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, बट वायरसेस के अंदर ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए तो हम इसको नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ until they enter a living body, यानी कि हम इसको बता ही नहीं पाएंगे कि लिविंग है जब तक ये किसी और बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। जैसे ही ये एंटर करता है वो इसकी होस्ट बॉडी बन जाती है और उसके अंदर वो सारे लिविंग प्रोसेसेस को कंटिन्यू करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, दे यूजेस होस्ट मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसे और वायरसेस बनाने के लिए ये उन्हीं की मशीनरी को यूज करता है, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स को ही यूज करेगा खुद रिप्रोड्यूस करने के लिए। दैट इज वाई वायरसेस या वायरस से होने वाले डिसीज बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रॉपर सेल है, वायरसेस की तरह नहीं है। तो बेसिकली हमने इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो है बहुत पुराने सेल्स जिनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। द वर्ड प्रो मीन्स प्रिमिटिव, द वर्ड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो क्या होता है ना, ये पुराने जमाने के सेल्स हैं। एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया हैं जो आज के टाइम पे भी हमें मिलते हैं और दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। उसके बाद वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यू वर्ड का मतलब होता है न्यू, एंड कैरियोटिक अगेन न्यूक्लियस। तो बेसिकली हमने इसको न्यूक्लियस के लेवल पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो आपने इनका डायग्राम देख लिया ना, ये कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कितने सारे अलग अलग आपको इसके अंदर चीजें देखने को मिल रही होंगी, जबकि ये सिंपल सा बैक्टीरिया है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। चलिए इसके बारे में देखते हैं डिटेल में कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, दिस वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो इसका सबसे पहला पॉइंट हो गया। जैसे कि आपको पता है एक सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस, जिसके अंदर डीएनए होगा। इसके अंदर वो स्पेशल स्ट्रक्चर जिस पूरे को हम न्यूक्लियोलस बोल देते हैं, दैट इज एक्चुअली एब्सेंट, यानी कि इन सेल्स के अंदर ये पूरी एक कवरिंग है ही नहीं। दैट इज वाई दे आर प्रिमिटिव। जो डीएनए कंटेंट है वो इनके अंदर अच्छे से प्रोटेक्टेड ही नहीं है। जबकि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे एक पूरी प्रोटेक्शन लेयर मिली हुई है डीएनए को। न्यूक्लियस एक जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है और कितनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है वो डीएनए को। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपको बैक्टीरिया दिख रहा होगा जो कि एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, इसके अंदर का डीएनए देखो किस तरीके से पड़ा हुआ है। इसके पास कोई स्पेशल लेयर नहीं दिख रही है आपको न्यूक्लियस की। इट इज बिकॉज इट इज प्रिमिटिव इन नेचर। तो ये हटा देती हूं मैं यहाँ से क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। ओके, गेटिंग बैक टू दिस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल एक फैक्ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं। दीज आर एक्चुअली द मशीन्स जो सारा काम कर रही है सेल की फैक्ट्री के अंदर। बट क्योंकि ये पुराने टाइम के बैक्टीरियाज है ना, इनके अंदर ज्यादा मशीन्स नहीं थी काम करने के लिए। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। सारी मशीन की एक अपनी कवरिंग भी होती है, तो इनके अंदर अगर मशीन्स भी प्रेजेंट होंगी तो उनके पास वो स्पेशल कवरिंग नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह गए हैं, पुराने टाइप के बैक्टीरियाज हैं एज कंपेयर टू न्यू बैक्टीरिया। और क्या है इसका पॉइंट, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग इन देम। इनके अंदर जो डिवाइड करना है, अगर इसको डिवाइड करना है तो ये क्या स्टेप प्रोड्यूस कर लेते हैं, बाय फिजन। फिजन क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म होगा, ये दो में ब्रेक कर जाएगा सिंपली।
सेल का कोई पर्टिकुलर डिवीजन नहीं हो रहा जिसको माइटोसिस बोलते हैं, ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा जिसको फिजन बोलते हैं, या फिर ये बॉडी अपने ऊपर एक छोटा सा ग्रोथ एक तरीके से बना लेगी, अपने ही जो इसकी बॉडी है उसी को यहाँ से थोड़ा सा ग्रो कर लेगी, जिसको बड बोलते हैं। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और नया बैक्टीरिया बना लेगा कुछ इस तरीके का। यानी कि माइटोसिस तो इसके अंदर हो ही नहीं रहा है, न्यूक्लियस का कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसी जब डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड एज बडिंग, जब पेरेंट जैसी एक छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है इसके ऊपर। सो अगर हम ओवरऑल देखें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, दे आर वेरी सिंपल, इनके पास स्पेशल कोई भी फीचर्स नहीं है मेम्ब्रेन्स जैसा। अगर हम साइज की बात करें तो इट इज वेरी स्मॉल, ओनली 1 to 10 mm, यानी कि बहुत छोटा है ये। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो सबसे मेन डिफरेंस जो है इसके अंदर वो यही है कि डीएनए के आसपास न्यूक्लियस तो है ही नहीं। न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो डीएनए था उसके आसपास जो बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन लेयर होनी चाहिए थी, जिसको न्यूक्लियस बोलते फिर हम बाद में, दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद क्या है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। तो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दीज आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। ये हमारे पास एक डिटेल डायग्राम है उन सेल्स का। तो ये देखो जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज एक्चुअली डीएनए एंड इट इज सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर क्रोमोसोम एक ही प्रेजेंट होगा। ये जो आपको लास्ट में एक टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है ना, तो कुछ बैक्टीरियाज की बॉडी में ऐसे एक टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजुलम बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट। ये मूवमेंट में हेल्प कराएगा बैक्टीरियाज को, इसीलिए ये प्रेजेंट होता है। और इसके क्या क्या आपने फीचर्स देखे, देखो ये जो फ्लूइड जैसा सब्सटेंस आपको दिखेगा जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो मशीन्स की हम बात कर रहे थे, तो ये राइबोसोम नाम की मशीन हो गई है, राइट। एक सेल वॉल हो गया जो इसको कवर करके रखेगा, और भी इसके अंदर जो ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होंगे वो आज के टाइप के सेल के ऑर्गेनील्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, पुराने होते। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हम कंपेयर करते हैं ना, एक पुरानी टेक्नोलॉजी है और एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसी तरीके से डिफरेंसेस हो गए प्रिमिटिव बैक्टीरियाज के अंदर और नए सेल्स के अंदर। तो आप, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा, आपको सारी लेबलिंग्स नहीं पढ़नी है। जो ये सेंटर वाला स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। टर्म्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो पूरा डेवलप्ड वाला स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, उसको तो न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस और भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये हम प्रिमिटिव बैक्टीरियाज की बात करें। अब न्यूक्लियस तो इनके अंदर है ही नहीं, तो जो सेंटर में डीएनए प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा आसपास का थिक साइटोप्लाज्म वाला मटेरियल प्रेजेंट होगा, उसको टुगेदर हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, अब हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यू का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है, न्यू। कैरियोटिक यानी कि ये कैरियन से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो नए न्यूक्लियस वाले सेल्स, अगर हम पिक्चर को ही देखें तो आपको दिख रहा होगा कितना डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आपको सारे कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना एक जगह मूव करते हुए, दोज आर एक्चुअली द मशीन जिसकी बात मैं कर रही थी, जो जिसका सबका एक यूनिक फंक्शन होने वाला है, कोई ना कोई काम करेंगे, सबका अपना अपना नाम होने वाला है। और सेंटर में जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियस, और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, जो आगे हमें और डिटेल में पढ़ना है। तो आपको दिख रहा होगा ये एक छोटा सा सेल सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को खुद अकेले कर सकता है। इसके फीचर्स अगर हम देखें तो इसका साइज काफी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। नाउ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड द न्यूक्लियर मटेरियल, यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल क्या होने वाला है, डीएनए, दैट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, उसकी भी एक प्रोटेक्शन होती है प्रॉपर, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद इट कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में देखा था ना, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म का सेल है, फिर अलग अलग लेवल के क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। अब यही अमाउंट नहीं होगा हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर,
अलग अलग अमाउंट के क्रोमोसोम्स होते हैं. सो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया दैट वी हैव 46 क्रोमोसोम. एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. नाउ अदर फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट. तो जितनी भी मशीन्स हैं उनके पास की एक आउटर कवरिंग है, उनका नाम भी दिया हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की मशीन है, गोल्जी अपैरेटस नाम की मशीन्स है. ये सारी सेल ऑर्गेनील्स है बेसिकली. नाउ सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक सेल डिवीजन. तो जब सेल दो सेल्स बना ले दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, राइट. सेल हाफ में चेंज हो रहा है. ये पेरेंट सेल था, इसने दो छोटे छोटे सेल्स बना लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं. इसने अपनी जैसी कॉपीज बना ली तो माइटोसिस हो गया. वहीं पेरेंट सेल अगर हाफ में डिवाइड हो गया तो उसको मियोसिस बोल देते हैं. ये दोनों ही तरीके यूज होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन के. आगे देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है. ये जो आपको बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली सेल ऑर्गेनील्स, जिनको हम मशीन्स बोलते हैं. ये हो गया वो न्यूक्लियस का रीजन. अगर हम न्यूक्लियस का रीजन ही डिटेल में देखें तो देखो, सेंटर में आपको जो डार्क सा स्ट्रक्चर दिख रहा है न्यूक्लियोलस, इसके अंदर होगा डीएनए. और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा डेंस हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है. उसके बाद ये कवरिंग आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप. मतलब न्यूक्लियस की भी अलग अलग लेयर्स हो गई. सेंटर में जहाँ डीएनए और साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस है वो हो गया न्यूक्लियोलस. उसके बाहर जो कवरिंग है स्पेशल न्यूक्लियस की, उसका भी नाम है न्यूक्लियर एनवलप. उसके बाद जो आपको साइड में ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इस तरीके से लेयर्स जैसा, ये एक स्पेशल ऑर्गेनील है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या नाम है इसका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Now let me tell you what is the difference between nucleus and a nucleoid. तो आपको अब पता चल गया है कि न्यूक्लियस तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है जो कि नए सेल्स हैं, और न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है. इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होने वाला है? अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये एक बहुत डेवलप्ड चीज़ प्रेजेंट है सेल के अंदर. तो सबसे पहले हम इस तरीके से न्यूक्लियर एनवलप बना लेते हैं. ये मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ, सिंगल लेयर में क्यों नहीं बना रही हूँ? क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन का हो गया, और साथ ही साथ ना इसके बीच में ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो थिंग्स को आने जाने में स्पेस देगा और हेल्प करेगा. तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवलप. और साथ में जो पोर्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स. उसके अंदर यहाँ पर आपको वो डीएनए मटेरियल दिख जाता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. साथ ही साथ ना इसके अंदर सेंटर में एक और ऑर्गेनील प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है राइबोसोम्स को बनाना. सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो इसके अंदर बन जाएंगे. न्यूक्लियोलस का फंक्शन हो गया वो. उसके बाद हम न्यूक्लियोइड की बात कर रहे थे. न्यूक्लियोइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रेजेंट, सिंगल मेम्ब्रेन है. इसी तरीके से इसके अंदर ये डीएनए मटेरियल भी पड़ा हुआ होगा जिसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है. कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता इसके अंदर. नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. इट इज लार्जर इन साइज, इसका साइज बड़ा होगा, कंपैरेटिवली इसका साइज स्मॉल होगा. नाउ इट हैज अ कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवलप. अभी हमने पढ़ा इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है. its covering is absent basically. It lies free in the साइटोप्लाज्म. ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है और एक छोटी सी कवरिंग प्रेजेंट होगी, और साइटोप्लाज्म जो होगा ना वो यहाँ पर थोड़ा सा डेंस होता है. और क्या होता है इसके अंदर? अभी मैंने बताया न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, इसके अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, यानी कि राइबोसोम्स बनाने का कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर. देन कंप्लीट डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड. उसके बाद डीएनए हैज हिस्टोन प्रोटीन्स, क्योंकि यहाँ पर नया टाइम का डीएनए है, डेवलप्ड डीएनए है, तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट है. यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है. सिर्फ इतना याद रखना है आपको. तो ये आपको डिफरेंसेस क्लियर हुए. अब हमें पढ़ना है ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन. तो एक सेल है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे होने वाले हैं तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर मीन्स सेल, एक सेल वाले. तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है इट इज़ जस्ट वन सेल जिसको हमने इतना बड़ा बनाया है. ये आपको रेड कलर का जो दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियस, और जो बाहर आपको साइटोप्लाज्म वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दिस इज एक्चुअली साइटोप्लाज्म ओनली.
और सारी लेयर्स हम पढ़ेंगे धीरे धीरे सेल के अंदर क्या क्या होता है, बट ये एक ही सेल है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। अच्छा, वन सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये एक सेल भी सारी एक्टिविटीज करने की कैपेबिलिटी रखता है। नो डिवीजन ऑफ लेबर, ना डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सेल्स ना ग्रुप बनाकर डिसाइड कर लेते हैं कि चलो मैं ये फंक्शन कर लूँगा, ये वाला ग्रुप ये वाला फंक्शन कर लेगा, उसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर के अंदर ही पॉसिबल है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो डिसाइड करेंगे कि उनको क्या फंक्शन करना है। यहाँ पर तो एक ही सेल प्रेजेंट है, सो नो डिवीजन ऑफ लेबर इज पॉसिबल। और क्या देख रहे हैं हम यूनिसेल्युलर के बारे में, इट इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है कि हमें ऐसे तो दिख ही नहीं सकता हमारी आई से, सो इट इज विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इनका लाइफ स्पैन भी यूजुअली शॉर्ट होता है। और ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं जो यूनिसेल्युलर है, सबसे फेवरेट ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, अमीबा, जो सबको पता होगा, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो आपको इलस्ट्रेशन दिख रहा है मूव करता हुआ, इट इज़ एक्चुअली पैरामीशियम, जो आपको स्लिपर जैसी शेप का दिखता है। इतना बड़ा ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप का इलस्ट्रेशन है। अगर आप इसको अपनी नेकेड आई से देखना चाहोगे तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। ये माइक्रोस्कोप से आपको इतना बड़ा दिख रहा है और सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब हो गया मैनी, सेल्यूलर का मतलब अब आपको पता है सेल। A single cell performs one or few activities of the organism. इसके अंदर सिंगल सेल जो होगा वो कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें मोस्टली ग्रुप आ गया है, वो सारे मिलकर कोई काम कर रहे होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स, डिवीजन ऑफ लेबर होगी। डिवीजन ऑफ लेबर एज इन सम सेल्स विल डिसाइड टू परफॉर्म दिस फंक्शन, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स डिसाइड करेंगे कि हम ये काम कर लेते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो किस में पॉसिबल है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो हमें दिख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे सेल्स आ गए हैं, तो वो मल्टी सेल्यूलर हो गया। मल्टी सेल्यूलर के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। कुछ होंगे जो बहुत कम सेल से मिलकर बने हुए होंगे, कुछ होंगे जो थोड़े ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होंगे, और कुछ होंगे हमारे जैसे जिसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। As I already told you, these organisms are visible to the naked eye. अब मल्टीसेलुलर यूजुअली हमें विजिबल होते हैं नेकेड आई से, क्योंकि सेल्स का ग्रुप होता है तो हमें बड़े दिखते हैं वो। Their lifespan is usually long. For example, fungus is also multicellular. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर मल्टी सेल्यूलर। ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, ये फंगस का डायग्राम है, ये मल्टी सेल्यूलर हो गया। इसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स तो ऑफ कोर्स मल्टी सेल्यूलर है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये स्पर्म सेल है, इसकी शेप को अगर आप देखोगे तो साथ में ये सेंटर में एक स्वोलन सा स्ट्रक्चर होता है, सेल बॉडी हो गई, और पीछे एक टेल भी होती है इसके पास। वाइट ब्लड सेल को देखोगे तो इससे बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा। उसके बाद अगर हम बोन सेल्स को देखेंगे तो वो भी इन दोनों से अलग दिखेंगे। नर्व सेल का डायग्राम, न्यूरॉन का डायग्राम आपने देखा हुआ होगा, कितना डिफरेंट होता है बाकी सेल से। एंड दिस वन इज एक्चुअली फैट सेल्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे ही सेल्स हैं जिनके अंदर वो सारा का सारा कंपोनेंट सेम होने वाला है, बट शेप, साइज और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। और भी होते हैं, ये एग्जाम्पल से आपको बताने के लिए कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। नाउ जो हम डिवीजन ऑफ लेबर बोल रहे थे वो क्या होता है, दिस इज आवर ऑर्गन हार्ट। हार्ट भी तो सेल से मिलकर ही बना हुआ होगा, तो वो सारे सेल्स ग्रुप बना लिया उन्होंने, एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गन विच इज़ हार्ट, क्योंकि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर हम स्टमक की बात करें तो सेल्स एक साथ मिल गए और सेल ने डिसाइड किया कि चलो हम तो ये वाला काम करेंगे, एंड धीरे धीरे उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, स्टमक। अब स्टमक और मसल्स कितने अलग अलग होते हैं, तो ये जो मसल्स हैं ये भी किससे मिलकर बने हुए हैं, बेसिकली सेल्स से बने हुए हैं। एंड उन सेल्स ने डिसाइड किया कि हम मूवमेंट में हेल्प करेंगे। उसके बाद लंग्स भी एक ऑर्गन है, एंड ये भी अलग अलग टाइप के सेल्स से बना हुआ होगा। एंड देन देयर इज आई के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होंगे जिनका अलग अलग फंक्शन है, जैसे रॉड और कॉर्न सेल्स होते हैं जिनका काम लाइट की सेंसिटिविटी और लाइट के कलर को, ऑब्जेक्ट के कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो सारे सेल्स ने एक फंक्शन अचीव कर लिया बाद में जाकर, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, आपको मैं पता ही होगा कि जो
सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। हमारी लाइफ भी सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, फिर उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया, जो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं ना, फिर वो अपना अपना काम बांट लेते हैं। दैट इज एक्चुअली डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी ऑर्गेनील्स। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल तो एक फैक्ट्री हो गया और उसके अंदर जो भी काम करने वाली चीज़ें हो गई वो एक तरीके से उसकी मशीन्स हो गई, राइट। तो उन्हीं मशीन्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेल ऑर्गेनील्स। These are components of cell to perform special function। ये हर एक ऑर्गेनील या हर एक मशीन एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी सेल के अंदर। All cells have same organelles no matter what their function is। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सारे सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनील्स होने वाली है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सेल का क्या फंक्शन है, उनके अंदर का जो बेसिक कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा सारे सेल्स के अंदर। फिर क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक नाम का सेल ऑर्गेनील होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनील होता है। एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनील होता है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये एक तरीके की मशीन्स हैं जो अपना अपना काम करें। ये एक सेल है और अब सेल को हम अगर मेजर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो जो सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होने वाली है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। जैसे एक फैक्ट्री की बाहर की आउटर वाली एक लेयर होगी ना, जहाँ डिसाइड करोगे कि हाँ यहाँ से बाउंड्री है फैक्ट्री की, और बाहर एक गार्ड भी होगा जो डिसाइड करेगा कि हाँ कौन अंदर जा सकता है और कौन बाहर जा सकता है। सेम तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है और वो गार्ड की तरह काम करती है और डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ों को अंदर जाने देना है और कौन सी चीज़ों को नहीं जाने देना। देन देयर इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो भी सारा आपको लाइट ब्लू कलर का कंटेंट दिख रहा है अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म, जिनके अंदर सारी मशीन्स जो हैं वो इनबिल्ट होती हैं। देन इज द न्यूक्लियस, ये भी आप पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस डायग्राम में ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो आपको एक और अंदर सर्कल दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर प्रेजेंट होगा सारा डीएनए मटेरियल। ये जो आपको और फिगर्स दिख रही हैं, दीज आर मशीन्स और सेल ऑर्गेनील्स जिनका अलग अलग फंक्शन होगा। तो कौन कौन से मेजर पार्ट्स होने वाले हैं सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म होगा एंड न्यूक्लियस होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, एक ही नाम है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली थिन एंड इलास्टिक इन नेचर। थिन इलास्टिक मतलब क्या होता है, स्ट्रेच हो सकती है। सेल थोड़ा सा फूलेगा, सेल थोड़ा सा श्रिंक भी होगा, तो वो एडजस्टमेंट कर सकती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड डेलिकेट लिविंग मेम्ब्रेन, थोड़ी सी सेंसिटिव होगी, लिविंग होती है नेचर में। इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स। ओके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पढ़ना है, दैट इट इज मेड अप ऑफ 2 layers of lipid molecules along with protein molecules embedded in it। तो ये बना कैसे हुआ है एक्चुअली, तो देखो किससे बनी हुई है, 2 layers of lipid molecules along with proteins। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा जो अभी हम देखेंगे। अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरीके से हम लिपिड मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर भी बोलते हैं। तो 2 लेयर होती हैं एक्चुअली, एक लेयर मैं जो इस तरीके से बना रही हूँ, ठीक है, दूसरी लेयर भी होगी वो इसी तरीके से नीचे की साइड प्रेजेंट होगी, कुछ ऐसे। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एक्चुअली सेल की कवरिंग होगी वो ऐसी 2 लेयर्स मिलकर बना रही होंगी। तो यही डायग्राम आपको थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा होगा जो मैंने यहाँ पर बनाया है। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सो दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारे एडिटर्स ने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन करके दिखाने की कोशिश की है। ये आपको 2 लेयर्स तो दिख ही रही होंगी, यहाँ पर फोस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं इसको। अब बीच में जो आपको ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स कभी कभी मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लेते हैं और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली भी इस लेयर से जा सकते हैं with some processes like diffusion and osmosis, but ये प्रोटीन्स जो बीच बीच में आ गए हैं ना, इनका भी क्या काम होने वाला है, ये भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स होंगे, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं, जिनको बोलते हैं एक्वा
पोरेंस, इनका काम है वाटर को बाहर या अंदर लेकर जाना इस मेम्ब्रेन के। तो देख सकते हो, मान लो ये जो ब्लू वाला है ना, ये एक मॉलिक्यूल है जिसको जाना है, तो यहाँ से अंदर आया, इस प्रोटीन का नाम है चैनल प्रोटीन, ये इसके अंदर एंटर कर रहा है और दूसरी साइड आ गया। सो दीज आर सर्टेन प्रोटीन्स। अब देखो, कुछ प्रोटीन्स तो दो जो पूरी लेयर है उसमें पूरी जगह को ले रहे हैं, ये भी पूरी जगह को ले रहा है, ये भी पूरी जगह को ले रहा है। जब ऐसे प्रोटीन्स आते हैं ना, उनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो पूरा स्पेस ले लेते हैं। बट कुछ प्रोटीन्स होंगे जिसने सिर्फ इस वाले एरिया को लिया हुआ है, अंदर वाले एरिया को लिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल प्रोटीन। और उसके बाद जो बाहर वाले सरफेस पे आपको प्रोटीन्स दिख रहे हैं ना, तो ये आउटर सरफेस वाले प्रोटीन्स हो गए जो बाहर प्रेजेंट होंगे। सो इस तरीके से प्रोटीन्स भी होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो आने जाने में, ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो अच्छे से समझ आया इस आपको। अगर हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहें डिटेल में, तो वो भी है आपके लिए। यहाँ पर जो आपको सर्कल दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली फोस्फेट हेड। इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो ये वाला जो सर्कुलर मॉलिक्यूल है, ये वाटर के कांटेक्ट में इजीली आ सकता है। बट ये जो आपको अंदर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, विच इज एक्चुअली फैटी एसिड या फिर लिपिड मॉलिक्यूल, ये पानी से दूर जाता है, इसीलिए ये अंदर की साइड प्रेजेंट है। और ये जो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये बाहर की साइड प्रेजेंट है। इसमें से एक तो है वाटर लविंग, जो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा, ये सर्कल वाला, विच इज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। और फैटी एसिड्स वाली जो लेयर है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर से डरती है, इसलिए अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है सारे फंक्शंस को करने के लिए, जो अभी हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसके बीच में प्रोटीन्स किस तरीके से लगे हुए होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं। तो परमिएबल मतलब परमिशन देने वाला, सिलेक्टिवली का मतलब सिलेक्ट करके परमिशन देने वाला। तो एज आई टोल्ड यू, ये गाइड की तरह काम कर रहा है। तो इट विल डिसाइड दैट विच molecule will enter inside the factory and which molecule will not. So that is why it is called as selectively permeable membrane, because it allows entry and exit of only few molecules. कुछ ही molecules की entry और exit करा सकता है, सारे molecules हमारे सेल के अंदर नहीं जा सकते। दूसरा फंक्शन क्या है? इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो आपने देखा ना सेल्स की कितनी अलग अलग शेप्स होने वाली हैं एक ही बॉडी के अंदर, तो वो भी उसको शेप प्रोवाइड करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम हो गया। सेल की रिजिडिटी यानी कि उसको थोड़ा सा सख्त बनाने का जो काम होगा, जो उसको अपनी पोजीशन पर होल्ड करके रखे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिजिडिटी, दैट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ समथिंग इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वायरसेस डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। तो वायरसेस तो स्पेशल केस ही हो गए हैं, हम इनको सेल्यूलर भी नहीं बोल पा रहे हैं, नॉन सेल्यूलर कैटेगरी में रखा हुआ है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, इनके पास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होती। Other functions of plasma membrane will be, it gives definite shape to the cell, now you already know. It provides protection to the internal contents of the cell. तो बेसिकली गार्ड क्या करेगा? प्रोटेक्शन के लिए तो होगा कि फैक्ट्री के अंदर जो भी सामान है वो कोई लेके ना जा सके, और उसकी केयर करेगा बेसिकली। तो सेम तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर वाले कंपोनेंट्स को प्रोटेक्शन देगी। इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, दिस यू ऑलरेडी नो। इसके बाद और क्या है? द यूजफुल मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि किसकी एंट्री करानी है। ऑल्सो द सीक्रीशंस, जो इंपॉर्टेंट सीक्रीशन सेल के अंदर से रिलीज होता है, and the waste material will also be removed from the cell or will leave the cell with the help of plasma membrane. So selective permeability of cellular membrane enable the cell to maintain homeostasis. This is important term. इसका मतलब क्या होता है? A constant internal environment in spite of the changes आउटसाइड इट। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे सेल के अंदर
जो भी एनवायरनमेंट है वो सेम रहने वाला है, नो मैटर हमारे बाहर का एनवायरनमेंट किस तरीके से है। तभी हम जो हैं होमोथर्मल जो है, हम किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी हम सारे सीजन्स में सर्वाइव करते हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स विच इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस, कि सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा सेम रहता है, नो मैटर बाहर का कैसा एनवायरनमेंट हो जाता है। नाउ देयर इज अनदर प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज़ नोन एज सेल वॉल, बट दिस कवरिंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। बेसिकली ये कवरिंग है, आउटर प्रोटेक्शन लेयर है, सेल वॉल, जो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। व्हाट इज द फंक्शन, प्रॉपर्टीज बेसिकली थिक। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको कंपेयर करें ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होती है, बट इट इज थिक, इट इज नॉन लिविंग एंड रिजिड, it is permeable, made up of cellulose and present in plant cells only। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है, ऐसे सेल वॉल भी परमिएबल होती है, बट इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल कॉम्पोनेंट। इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेल्यूलोज, and present in plant cells only। So cellulose is the reason जिसकी वजह से हम green plants को directly नहीं खा सकते हैं। हम ग्रीन प्लांट्स को नहीं खा सकते बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ना सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अस टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, बट हर्बीवोर एनिमल्स जो र्यूमिनेंट्स होते हैं वो इजीली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए वो ग्रीन लीव्स इजीली खा सकते हैं। हम कुक करके खाते हैं प्लांट्स को, या फिर हम डायरेक्टली जो लीव्स हैं उसको नहीं खा सकते। दिस इज़ द रीज़न सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा जो प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ अदर फंक्शंस ऑफ सेल वॉल विल बी, it determines the shape of plant cell, it prevents drying up of cells and it protects plasma membrane and internal structures of the cell। तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी सेल वॉल की, उसके अंदर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल बना रही हूँ मैं अभी, राइट, जो इस तरीके से प्रेजेंट था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी एक लेयर होगी इसके अंदर। सो एनिमल्स के अंदर सिंगल लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, बट जो सेल वॉल है जो सेल्यूलोज से बनी हुई है दैट इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट्स, जो अभी हमने डायग्राम भी देखा था। इसके बाद है प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये टर्म्स अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होंगी, फिर से देख लेते हैं हम। All the components of a living cell including the cell membrane is known as protoplasm। तो सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंपोनेंट है वो प्रोटोप्लाज्म हो गया। और साइटोप्लाज्म क्या हो गया, अगर सिर्फ मैं इस वाली चीज को लेना चाहूँ दैट इज साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर जो है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ हम बोलना चाहें तो टुगेदर इट विल फॉर्म प्रोटोप्लाज्म बेसिकली। तो प्रोटोप्लाज्म इज द सम ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये टर्म्स आपको पता चल गई होंगी, अब आप इजीली यूज कर सकते हैं और इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नाउ हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट करा देता है सब्सटेंसेस को। तो कुछ प्रोसेसेस हैं जिसकी हेल्प से वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। सबसे पहले तो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इट इज़ फॉर गैसेज एक्चुअली। जहाँ पर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, अमाउंट ज़्यादा होगा, वो अपने आप मूव करके चली जाएंगी दूसरी जगह पर जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट इज़ डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हमारे नेबर्स के घर में कुछ स्पेशल सी डिश बन रही होती है या मामा किचन में गाजर का हलवा बना रही होती है, तो उसकी फ्रेग्रेंस हमें रूम तक आ जाती है और पता चल जाता है कि मामा ने क्या बनाया। दिस इज़ द रीज़न दैट जो हॉट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं उस जगह से और इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। So movement of molecules from higher concentration to lower concentration। Definition देख लेते हैं। The spontaneous movement of substance from a region of high to low concentration is called diffusion। It plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cells and its external environment। तो सेल टू सेल अगर कोई चीज़ जानी है, गैसेस जानी है, आनी है, तो भी डिफ्यूजन में हेल्प कर सकता है, या फिर आउटर एनवायरनमेंट में भी अगर जाना है तो भी डिफ्यूजन की हेल्प से हो सकता है ये प्रोसेस। ठीक है, इसको और डिटेल में समझेंगे कुछ इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से जो हमारे एडिटर्स ने आपके लिए बनाया। देखो, जब ये बॉटल बंद है तो इसके अंदर ग्रीन कलर के गैस मॉलिक्यूल्स है, उसका कंसंट्रेशन बॉटल के अंदर ज़्यादा है, तो वो अपने आप मूव करके आ गए बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर उनका कंसंट्रेशन क्या था, कम था।
दिस इज एक्चुअली डिफ्यूजन, जब मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, जब अगर कॉन्सेंट्रेशन उनके अंदर ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप बाहर निकल जाते हैं जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। डिफ्यूजन के बाद जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए आया बेसिकली, एक तरीके से मूवमेंट ही हो रहा होगा फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, बट वाटर मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम अ रीजन टू लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या आ गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट सुना है कुछ? सो मैं आपको पहले बताती हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली। Solution is the mixture of solute and solvent। ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मान लो हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, किसका सॉल्यूशन बना रहे हैं? शुगर का। तो उसमें हमें लेना होगा एक सॉल्वेंट जिसके अंदर हम शुगर को डिसॉल्व करेंगे। तो हम किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे वो शुगर को? ऑफ कोर्स वाटर के अंदर, राइट। तो वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है बिकॉज बहुत सारे सॉल्यूट्स को ही अपने अंदर बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर लेता है। और यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो गया? शुगर। तो शुगर एंड वाटर विल टुगेदर फॉर्म द सॉल्यूशन विच विल बी नोन एज शुगर सॉल्यूशन। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, हमारे पास 2 ग्लास है वाटर के फॉर एग्जाम्पल, राइट। लेट्स नेम देम A एंड B। इसको A नाम दे देते हैं और इसको B नाम दे देते हैं। इसके अंदर भी कुछ वाटर होगा, इसके अंदर भी कुछ वाटर होगा। इसके अंदर 5 स्पून्स ऑफ शुगर है और इसके अंदर 1 स्पून ऑफ शुगर है। इसके अंदर 5 स्पून शुगर है और इसके अंदर 1 स्पून ऑफ शुगर है। तो किसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है? इसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। नाउ सॉल्यूट विल बी मोर इन A एंड विल बी लेस इन B, राइट। तो बेसिकली वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा? जब आपको पता चल गया कि इसके अंदर शुगर ज़्यादा है और इसके अंदर कम है, तो सॉल्वेंट जो होगा वो इसके अंदर ज़्यादा होगा और इसके अंदर कम। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम B टू A, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा था, इसके अंदर सॉल्वेंट कम है। सो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल B टू A हुआ। दिस इज एक्चुअली ऑस्मोसिस जो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम सॉल्वेंट का नाम ले रहे हैं तो इट विल बी फ्रॉम हाई टू लो ऑफ कोर्स, क्योंकि सॉल्वेंट इज द वाटर। बट अगर हम सॉल्यूट के टर्म्स में ऑस्मोसिस को डिफाइन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट इसके अंदर लो था तो सॉल्वेंट इसके अंदर क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। तो वाटर का मूवमेंट हाई टू लो हो और सॉल्यूट की टर्म्स में आप डिफाइन कर रहे हो तो लो टू हाई, क्योंकि लो वाले सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। सो दिस इज ऑस्मोसिस जो हमारे सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो सेल टू सेल एक साथ जुड़ा हुआ है वो वाटर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, स्पेशली इन प्लांट सेल्स। प्लांट के जो जाइलम टिश्यू होगा वो सारे सेल्स जो है एक दूसरे को पानी भेजते हैं और इसी तरीके से पानी भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। एक सेल के अंदर पानी भर जाता है तो वो अपने आप, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, तो अपने आप दूसरे सेल के अंदर भेज देगा, फिर दूसरे सेल के अंदर। तो ऐसे एक सीक्वेंस बन जाती है जिसकी हेल्प से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और डिफ्यूजन तो आपको पता ही है दैट इट इज़ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन जिससे आपको समझ आएगा। पहले एक बार लेबलिंग देख लेते हैं। जो रेड कलर की बॉल्स हैं दोज आर वाटर और जो ब्लैक कलर की बॉल्स हैं दोज आर शुगर, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहले इस वाली साइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इस वाली साइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अभी देखो, स्क्रीन को पॉज करके देखो, यहाँ ज़्यादा था और यहाँ कम, इसीलिए रेड वाले मॉलिक्यूल्स इधर मूव करके आ गए और वाटर का लेवल यहाँ पर बढ़ गया। So that is how osmosis takes place in our cells also. Next we have an important term जिसका मतलब होता है endocytosis. Endo मतलब enter करना, cytosis मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम terms देखें, so endo means enter and cytosis cytoplasm.
तो किसके अंदर एंट्री हो गई बेसिकली? साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज एंडोसाइटोसिस। इट इज द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल हो उसको सेल के अंदर ले लेना थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो अलाउ करेगी उसको अंदर जाने के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द थिंग्स इनसाइड द सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इसी का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस अमीबा के अंदर होता है। क्या मतलब है इसका? इट इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस विच मीन्स सेल ईटिंग। एक सेल दूसरे सेल को जब खा जाए, एंगल्फ कर ले, अपने अंदर ले ले, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। ये हमें मोस्टली प्रोटोजोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि पैरामीशियम एंड अमीबा। एंड ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है? अमीबा का है। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको पिक्चर की हेल्प से बनाना होगा, डायग्राम की हेल्प से बनाना होगा। सबसे पहले आप अमीबा ऐसे बनाकर आएंगे और सेंटर में देखेंगे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। एंड ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज एक्चुअली साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि इसने देखा कि इसका खाना आ गया है, ये फूड पार्टिकल है जो इसके आसपास ही घूम रहा है, तो अब ये क्या करेगा? इसको खाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये अपने साइटोप्लाज्म को इस तरफ एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है। अब साइटोप्लाज्म धीरे धीरे हैंड्स जैसी फॉर्म बना रहा है, फीट जैसी फॉर्म बना रहा है, क्योंकि उसको एंगल्फ करना है। तो यहाँ पर जो इसके साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन वाले पैर बने हैं ना, इसको बोलते हैं सियोडोपोडिया। सियोडो का मतलब होता है फॉल्स, और ये जो पोडिया वर्ड आया है इसका मतलब होता है फीट। तो इसको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। रीजन बीइंग ये टेम्परेरी फॉर्मेशन है, ये थोड़ी देर के लिए बना है अभी साइटोप्लाज्म की हेल्प से। जब पार्टिकल अंदर आ जाएगा तो फिर ये अपनी शेप चेंज कर लेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सियोडोपोडिया। नाउ अनदर स्टेप, इसने इसको बंद कर लिया और यहाँ पर एक कैविटी सी बन गई है, इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। जहाँ पर ये प्रे अंदर आ गया है ना, दैट इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अब ये कंप्लीटली इसके अंदर आ गया है, साइटोप्लाज्म ने इसको सराउंड कर लिया। अब साइटोप्लाज्म धीरे धीरे इसके अंदर सारे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भेजेगा, वो सारे केमिकल्स भेजेगा जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ध्यान रखना ये सिर्फ एक ही सेल का स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल ये सारे काम कर रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये आया सेल के अंदर और धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो गया, डाइजेशन स्टार्ट हो गया। और अब आप लास्ट में देखोगे कि अमीबा का साइज भी क्या हो गया है, यहाँ पर बड़ा हो गया है। सो यहाँ इस पूरे प्रोसेस को जिस तरीके से अपने फूड पार्टिकल को उसने अपने अंदर लिया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन फैगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। आप बता पाएंगे कि सेल ईटिंग को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सेल के अंदर जो एक और स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट जिसको मैं बोलती हूँ, दैट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? इसके भी अलग अलग पार्ट्स होने वाले हैं। हमने सेल के डायग्राम से इस न्यूक्लियस को अलग से निकाल लिया। तो आउटर कवरिंग जो मैंने आपको बताई थी उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एंट्री और एग्जिट के लिए है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। पोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर पोर। और उसके सेंटर में अनदर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम्स बनाएगा, सेल के राइबोसोम्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन भी आपको पता चल गया। देन द जेली लाइक सब्सटेंस जो सारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो समझ आया? अब एक बार यहाँ पे देखेंगे, न्यूक्लियर एनवलप, इट इज द आउटर एंड पोरस कवरिंग ऑफ द सेल, सबसे बाहर की है, एंड पोरस है क्योंकि इसके अंदर पोर्स हैं, छेद हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज द लिक्विड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी हो गया। न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है? इट हैज प्रोटीन्स एंड इट विल फॉर्म राइबोसोम्स। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन नाम की चीज भी प्रेजेंट है, जो थ्रेड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ना, जो मैं डीएनए इस तरीके से बना देती हूँ, दैट इज क्रोमैटिन एक्चुअली, थ्रेड लाइक जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। सो आई होप आपको क्लियर होगा। न्यूक्लियस का पूरा डायग्राम आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बारे में बताइए कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है। Now what is this? Where are we? We are present inside the cell right now. I am standing inside the cell. So यही बहुत
अच्छी बात होती है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कि कोर्स स्टडी भी होती है और साथ साथ आपको इस तरीके से इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं जो आप अपने हेड में क्रिएट कर सकते हो, कैसी इमेज हो रही होगी और सेल सच में कैसा दिख रहा होगा. सो दिस इज एक्चुअली द सेल. और ये कलरफुल नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक पिक्चर है, आपको क्लियर करने के लिए दिख रहा है, इतने सारे कलर्स दिख रहे हैं इसके अंदर, सच में ऐसा नहीं होता. तो ये जो आपको यहाँ पर पिंक कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज न्यूक्लियस, इफ यू हैव गेस्ड राइट. अब इसके अंदर आपको ये जो पोर्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियर पोर, और ये जो थोड़ा सा पेल येलोइश ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, दैट इज द क्रोमैटिन मटेरियल. सेंटर में एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस. अब हमें पढ़नी है सारी की सारी वो मशीन्स जो काम कर रही हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनील्स भी बोलते हैं, राइट. तो ये जो आपको यहाँ पर एक वेवी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आसपास, दैट इज द फर्स्ट मशीन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसी डायग्राम में अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो इट इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियस. ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, इसके आसपास जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको छोटी छोटी डॉट्स दिख रही होंगी, ये डॉट्स दिख रही होंगी. ये एक और मशीन है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, इसको राइबोसोम्स बोलते हैं. सो ये जो आपको वेवी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बाकी स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बताऊंगी और इलस्ट्रेशंस के साथ. नाउ लेट अस स्टडी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. ये सबसे पहली मशीन हो गई. इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. अभी आपने देखा ना इस तरीके से ही आपको स्ट्रक्चर दिख रहा था न्यूक्लियस के आसपास. सो इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बेसिकली, जो न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होगा. सम आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो कुछ होते हैं जो न्यूक्लियस की आउटर वाली मेम्ब्रेन है उसके साथ जुड़े हुए होंगे, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा. देन they serve as channels for the transport of materials between various regions of cytoplasm. तो अब क्या है बेसिकली फैक्ट्री का क्या होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाएंगे, अमीनो एसिड्स बनाएंगे, एंड वो दूसरे सेल को भी भेजने होंगे, वो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर भी भेजने होंगे, राइट. सो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो चैनल बनाना है पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन का, वो ये मशीन्स करती हैं. कुछ बना रही होंगी चीज़ों को, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी, कुछ चीज़ें पैक कर रही होंगी सामान को. तो इसी तरीके से काम हो रहा होता है. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन आपने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म. ये न्यूक्लियस के आसपास इसीलिए प्रेजेंट था कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान बनेगा उसको उठाएगा और दूसरी जगह साइटोप्लाज्म में देकर आ जाएगा. This is the main function of endoplasmic reticulum. और भी functions होते हैं. They function as a cytoplasmic framework to provide surface area for some of the biochemical activities of the cell. तो कुछ ऐसे chemical reactions होनी होती है सेल के अंदर, वो एरिया देता है बेसिकली. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेस देता है कि हाँ वो रिएक्शंस उसके ऊपर हो सकती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, सेल को होल्ड करके रखना है एक जगह पर, राइट. तो ये इतना बड़ा होता है और अच्छे से स्प्रेड हुआ होता है कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क टू द सेल. इसके अलावा और फंक्शंस हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. इट हैज़ राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट. नाउ अंडरस्टैंड कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है. एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने नाम क्यों रखा, जो अभी हमने एक डायग्राम देखा था फुल स्क्रीन पे, उसमें मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं. जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऐसे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो मेजर डिफरेंस क्या है, राइबोसोम्स है रफ पे और स्मूथ पे राइबोसोम्स नहीं है. सो यही लिखा है, इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट. अब ये जो राइबोसोम्स है ना, इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन्स बनाना. इन राइबोसोम्स का काम क्या है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स.
सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, बनाना, तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जिनका फंक्शन है प्रोटीन्स बनाना। देन आगे देखो, इट इज अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल्स एंड एंटीबॉडी सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। तो ये हमें ज़्यादा कहाँ मिलेंगे अमाउंट में, तो पेनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन होता है, राइट। पेनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं उनको पेनक्रियाटिक सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स के अंदर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखने को मिलता है ना। एंड इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, हमने छोटा सा सेक्शन उठाया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये जो आपको यहाँ पर कर्वी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने ऐसी लेयर्स ड्रॉ कर दी हैं, तो उसी स्टैक जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। फ्लैट है और एक के ऊपर ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, सिस्टर्नी, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपके पास डायग्राम आ जाएगा और ऐसे आपको एक लाइन डाल दी जाएगी और यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, आपको बताना होगा कि उस जगह को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से डायग्राम को स्टडी किया करो कि आपको पता चले कि कौन सी जगह की क्या लेबलिंग है। तो ऐसे जो फ्लैट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। और यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर की डॉट्स दिख रही हैं वो तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, राइबोसोम्स, राइट। इसके बाद हमें पढ़ना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते एंड इनका मेन काम है अगेन प्रोटीन्स बनाना, लिपिड्स और फैट्स बनाना इनका मेन फंक्शन हो गया। प्रोटीन्स तो बनाते हैं बट साथ ही साथ ज़्यादा क्या बनाएंगे, ये लिपिड्स एंड फैट्स, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है तो ये ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं बनाते, लिपिड्स और फैट्स ज़्यादा बनाते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई poisons and drugs from the liver cells of vertebrate। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और फंक्शन क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्पेशली वर्टिब्रेट्स के अंदर, दैट दे रिमूव पॉइजन्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द लिवर सेल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी करता है। सेल ना अपने आप ही सफिशिएंट है, यानी कि वो सारे फंक्शन खुद कर सकता है, वो खाना भी खुद बनाएगा, सारे प्रोसेसेस, सारी एक्टिविटीज़ भी खुद करेगा, राइट। प्रोटीन्स को बना रहा है, अमीनो एसिड्स को बना रहा है, उनको पैक कर रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है, और काम करने के साथ साथ जो गार्बेज इकट्ठा हुआ है, जो फैक्ट्री में गार्बेज एक जगह कलेक्ट होगा, उसको रिमूव करने का भी पूरा इंतजाम सेल के अंदर होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझ आया ना कि लिवर सेल्स के अंदर जो ड्रग्स और पॉइजन्स होंगे उसको रिमूव कर देगा। ऑल्सो दैट इज वाई इट इज अबंडेंट इन लिवर, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा लिवर के अंदर, और टेस्टिक्यूलर सेल्स के अंदर भी अबंडेंट होता है। देन इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इसके स्ट्रक्चर को देखो, फिर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट समझ आएगा। ये कैसे आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स दिख रही है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। सो इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अंदर जो आपको ये एम्प्टी स्पेस दिख रहा होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ये उसकी बाहर की मेम्ब्रेन हो गई, और क्योंकि ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोल दिया हमने, ट्यूब्यूल्स बोल दिया। तो समझ आया होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमें पढ़ना है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, जो स्ट्रक्चर पढ़ा था इस तरीके से। तो हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, एक्टिविटीज़ होती ही रहती है, नए नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स डीजनरेट होते रहते हैं। नया सेल बनेगा तो नई मेम्ब्रेन भी तो बनेगी उसके अंदर, नई मेम्ब्रेन बनेगी तो उसके बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, हमें प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फॉस्फेट्स चाहिए, राइट। वो सारी चीज़ें सेल अपने आप ही देख लेता है। एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब नई सेल मेम्ब्रेन बनाई जाती है प्रोटीन्स और लिपिड्स को यूज़ करके, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज डेफिनेशन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, एक ही लाइन लिखी हुई है तो आपको पता होना चाहिए।
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राइबोसोम्स के बारे में, जिनके बारे में हम इतना डिस्कशन कर रहे थे। राइबोसोम्स कैन अकर फ्रीली और सम में अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो हमें पता ही था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच्ड होता है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, ये आप नहीं भूलेंगे। देन दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। एक्चुअली जो भी हमने सारे और सेल ऑर्गेनील्स पढ़े हैं उनके पास अपनी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट राइबोसोम्स के पास ऐसी कोई स्पेशल प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। सो दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक और सेल का डायग्राम है और इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ना ये राइबोसोम्स, ये फ्री राइबोसोम्स हैं जो साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अगेन वी आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। Now this beautiful diagram is of Golgi apparatus। ये एक और स्पेशल मशीन है जिसका फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे। ये एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जाई, इन्होंने दिया था, इसको डिस्कवर किया था, इसके फंक्शंस बताए थे, इसकी टर्म भी इनके नाम पर ही रख दी गई, गोल्जी apparatus। Now it was described by Camilo Golgi। It consists of a system of membrane bound vesicles। अब ये जो ऑर्गेनील है इट हैज़ सो मैनी वेसाइकल्स और वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी कि उनके पास एक मेम्ब्रेन होगी। दीज वेसाइकल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये जो वेसाइकल्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे और उनको नाम क्या दिया हुआ है, सिस्टर्न्स। ये आपको अब डिटेल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो अभी हमने पिक्चर में देखा। ये जो आपको पैरेलल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सिस्टम्स। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैच्ड होंगे पैरेलली। दे पैक एंड डिस्पैच द मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये क्या करते हैं, मटेरियल को पैक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसको चेंज भी करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और फिर जहाँ भी भेजना होगा वहाँ भेज देंगे। नाउ लेट मी रिपीट इट फॉर यू। इट पैक एंड डिस्पैच द मटेरियल मेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। अगर हम फटाफट से सेल का डायग्राम फिर से देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस था, इसके आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट था, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका काम था प्रोटीन्स बनाना, राइट। अब यहाँ जो प्रोटीन्स बन गए हैं वो प्रोटीन्स गोल्जी apparatus के पास जाते हैं, वहाँ पर पैक होते हैं, थोड़े से चेंज होते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है, फिर ये गोल्जी apparatus इसको डिस्पैच कर देगा, सेल के अंदर दूसरी जगह पर भेज देगा, या फिर जो दूसरा सेल इसके साथ जुड़ा हुआ होगा उसमें भेज देगा। तो आप समझ में आया गोल्जी apparatus का काम क्या होने वाला है, पैक एंड डिस्पैच द मटेरियल, जो भी ER ने बनाया है उसको इधर उधर भेज देगा। ऑल्सो इट स्टोर्स, टेम्परेरली स्टोर करके रखेगा जब तक ज़रूरत होगी। मॉडिफाई, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, उसको चेंज कर सकता है, पैक कर सकता है, वेसाइकल्स के अंदर उसको डाल देता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम एक और सेल ऑर्गेनील है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सेल ऑर्गेनील का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब लाइजोसोम्स को बनाने में भी गोल्जी apparatus का रोल है। तो कितने सारे काम कर रहा है ये एक साथ। ये आपने डायग्राम देख लिया इसका, जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा नैरो शेप हो रही है, उस वाले एरिया को बोलते हैं सिस फेस, और जहाँ पर आपको ब्रॉड दिख रही होंगी उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस, ठीक है। और जो पैरेलली आपको स्टैक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको सिस्टर नहीं बोलते हैं। ये वेसाइकल वाले स्ट्रक्चर हो गए जहाँ पर ये पैक करके सामान को डाल देगा उसके अंदर और वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। टू क्लियर आउट द थिंग्स वी हैव अनदर डायग्राम जिससे हमें पता चलेगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, मतलब ये चीज़ों को बनाएगा, whereas गोल्जी apparatus वही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सामान बनाया है उसको पैक कर देगा और ट्रांसपोर्ट कर देगा एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑफ कोर्स देयर फंक्शन इज दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये आपको दिख रहा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे एंड जो भी ये सामान बनाएगा वो भेज देगा इसके पास। ये देख रहे हो, ये गोल्जी apparatus हो गया, इसको भेजा, इसने मॉडिफाई किया, उसको पैक किया और जहाँ भी सेल की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर उसको सेंड कर दिया।
इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दैट व्हाट आर लाइसोसोम्स। गोल्जी अपैरेटस याद है, इसी को बनाने में हेल्प कर रहे थे। अब ये लाइसोसोम्स बहुत ही स्पेशल मशीनरी है और सेल ऑर्गेनील है। दे फॉर्म द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। बेसिकली ये क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, एक तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं। दे कीप द सेल क्लीन, ये सेल को साफ रखेंगे बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज ओल्ड सेल ऑर्गेनील्स। अगर कोई मशीन पुरानी हो गई है सेल के अंदर और काम नहीं कर रही, तो लाइसोसोम की ड्यूटी है कि वो उसको क्लीन कर दे। कोई बाहर से सब्सटेंस आ जाता है गलती से जो सेल को रिक्वायर्ड नहीं है, उसको भी क्लीन कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, ये आपको सेल दिख रहा होगा और हमने यहाँ पर लाइसोसोम को जूम कर दिया। इट हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन। काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनील्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके पास डबल प्रोटेक्शन है, 2 बाहर की मेम्ब्रेनस लेयर होती है, इसके पास सिंगल ही है, ठीक है। एंड इसके अंदर स्पेशल तरीके के केमिकल्स होते हैं जो हर चीज़ को क्लीनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम समझ आया होगा। इसके बाद देख लो, लाइसोसोम्स जब भी सेल डैमेज हो जाता है या पुराना हो जाता है, सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा हमारी बॉडी के अंदर, तो वो किसी काम का नहीं है, राइट। तो पूरी फैक्ट्री को क्लीन कर देगा या बर्स्ट कर देगा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम ने रियलाइज़ किया कि फैक्ट्री अच्छे से काम नहीं कर रही है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो अपने अंदर इतने सारे केमिकल सीक्रेट करता है और बर्स्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सारे केमिकल्स पूरे सेल को डिसॉल्व कर देंगे और वो बर्स्ट कर जाएगा, खुद ही खुद को किल कर लेता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पुराना हो चुका है सेल। इसीलिए इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। रीजन बीइंग इट विल किल इटसेल्फ टू क्लीन द ओल्ड सेल्स फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनील जो हमारे पास है दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल एक तरीके से ना स्टोरेज का काम करता है। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है जहाँ पे हम सारा वेस्ट मटेरियल रख देते हैं, या फिर काम की चीज़ें भी स्टोर करके रख देते हैं, तो वही काम है वैक्यूल्स का। अब प्लांट्स को ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, उनके पास ज़्यादा सामान होता है स्टोर करने के लिए एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो वैक्यूल होगा वो न्यूक्लियस की भी जगह ले रहा है। इनफैक्ट वो ज़्यादा जगह लेकर प्लांट्स का एरिया ले लेता है, प्लांट सेल का एरिया ले लेता है। मतलब मोस्टली हमें प्लांट सेल्स ऐसे दिखेंगे जिसमें इतने बड़े साइज का तो वैक्यूल प्रेजेंट होगा। रीजन बीइंग एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती है प्लांट्स को, तो वैक्यूल का साइज इतना बड़ा होगा और न्यूक्लियस बेचारा साइड में हो जाएगा। वेयरएज इन एनिमल सेल्स इतने बड़े वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो एनिमल सेल्स के अंदर ना छोटे छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। तो वैक्यूल का एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है या डिफरेंस आ सकता है जो आपको याद रखना है कि प्लांट और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, वैक्यूल कैसे प्रेजेंट होता है। आगे देखते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, यू ऑलरेडी नो, स्टोर करके रखेगा सॉलिड और लिक्विड कंटेंट जो मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन एनिमल सेल्स एंड वेरी लार्ज इन प्लांट सेल्स। 50 से 90% तक का सेल वॉल्यूम वो ले रहे होते हैं। ऑल्सो इन प्लांट्स वैक्यूल्स प्रोवाइड turgidity and rigidity to the cell and also store substances like amino acids, sugar, organic compounds and some proteins. तो ये सारी चीज़ों को वो स्टोर करके रखता है। Also it is saying that it provides turgidity and rigidity to the cell. सेल को भी ना अपनी एक शेप मेंटेन करके रखनी होती है। बाहर से भी एयर सेल्स के ऊपर प्रेशर लगा रही होती है कुछ इस तरीके से। अगर अंदर से कोई प्रेशर नहीं आएगा इक्वल अमाउंट में, तो सेल तो क्रश हो जाएगा। तो उसी को मेंटेन करने के लिए टर्जिडिटी यूज होती है या रिजिडिटी की टर्म्स आई हुई हैं। तो एक सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रेशर जो है वो बैलेंस्ड रहे, दैट इज टर्जिडिटी जो वैक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, आगे देख लेते हैं। द कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। एक टर्म याद रखेंगे आप कि टोनोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल की कवरिंग को बोलते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, जिसको ऑस्मोटिक रेगुलेशन बोलते हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द होल चैप्टर, जो पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है, उसकी अब समरी है ये, दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इस चैप्टर के अंदर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हमने प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनील्स है वो सारी ऑर्गेनील्स एक एक करके खत्म करी है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट किया था, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, सारे सेल ऑर्गेनील्स का फंक्शन हमने 1 बाय 1 पढ़ा।
नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि दोनों सेल्स के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है। वैसे तो सेल सेम होना चाहिए, बट क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो प्लांट और एनिमल सेल को अलग अलग करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला डिफरेंस है दैट एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। इनके साइज में ही डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दूसरा, सेल वॉल। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर ही होगी, हमारे अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल्यूलोज नाम के केमिकल से मिलकर बनी हुई। ऑल्सो प्रोटोजोअन जैसे कि यूग्लिना, इनके अलावा कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जिसके अंदर प्लास्टिड्स हो। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल्स, वेयरएज प्लास्टिड्स आर ऑफ कोर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। इनका फंक्शन जो है मेजर वो प्लांट्स के अंदर ही है। देन यू नो वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड लार्जर इन नंबर। अभी हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं, ज्यादा स्टोरेज का काम नहीं है, तो वो छोटे साइज में प्रेजेंट है बट नंबर उनका ज्यादा होता है। वेयरएज अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इतना बड़ा एरिया तो वैक्यूल ने ही ले लिया स्टोर करने के लिए। देन हैज कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस। जो गोल्जी अपैरेटस नाम का सेल ऑर्गेनील था वो एनिमल सेल्स में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग है, फंक्शंस भी थोड़े से अलग होते हैं। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो गोल्जी अपैरेटस की जगह हमने उसको एक नया नाम दे दिया है, डिक्टायोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन, डिक्टायोसोम्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन होता है? ये भी बेसिकली प्रोटीन्स को ही मॉडिफाई और पैक करेंगे, बट क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कंपेयर टू एनिमल्स, तो इनका नाम क्या रख दिया गया? डिक्टायोसोम्स। ओके, सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी बायो की जो बेसिक लेवल स्टार्ट होता है ना, वो इसी चैप्टर से होता है। जब तक आपको सेल नहीं पता होगा तब तक आप आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना। सिर्फ आपको सेल ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ना है, उनके मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, एंड दैट्स इट, दैट विल बी कंप्लीटेड। वी विल सून कम अप विद अनदर interesting video. Till then, take care of yourself.